अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। सबसे बड़ी खबर है मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरीके इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। महरूम हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती राय से। 7 जजेस की अक्सरियती राय से फैसला हमारे सामने आ चुका है। तफसीली फैसला अभी कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्तसर फैसला हमारे सामने है। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि ये फैसला आपको आइन के मुताबिक लगता है? जी जी, आइन के मुताबिक है, क्योंकि यही फैसला पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने किया, बीच में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ये फैसला किया जिसको कहा गया कि उन्होंने आइन को रीराइट किया है, उन्होंने आइन से तजावज़ किया है। और उस फैसले के बारे में सबकी ये राय थी कि वो आइन से तजावज़ करके को 187 के आज ख़ुद ही इख्तियारात अज्यूम करके जो नहीं भी मांगा गया वो भी दे दिया गया। तो वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था मेरे ख्याल में, जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत थी उस वक़्त, उसके नतीजे में वो डिसीजन था। ये डिसीजन आइन के मुताबिक है क्योंकि 2 अदालतें पहले यही फैसला दे चुकी हैं। और जवाब ये उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहाँ से आ गया, उसको तो ये मिलनी नहीं चाहिए। तो सादा सा सवाल आपसे पूछूं कि आज़ाद उम्मीदवार कहाँ से आ गए? बल्ले का निशान छीनने की नौबत क्यों आई? बल्ले का निशान तो सेनेट के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से भी छीना गया था, रिवायत मौजूद थी। अच्छा, एक रिवायत गलत थी तो जब वो पीटीआई के हक में हुई तो तब भी तो अदालत ने छीना था, साकिब निसार ने छीना किया था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज जो दलाइल थे वकील हामिद रजा के, हामिद खान साहब के, आपको लगता नहीं है कि उन दलाइल में बड़ा वजन था? नहीं, वो सियासी दलाइल थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि आइनी तरमीम को ख़त्म करना, पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को ख़त्म करना। ये काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट को करना चाहिए। जब सुप्रीम अपनी बका की खातिर जो भी करे पार्लियामेंट, आइन में तरमीम करना, आइन में कुछ करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो भी जद्दोजहद है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। मतलब अदालतें मजबूत नहीं होनी चाहिए? नहीं, अदालतों का इख्तियार नहीं है ना, जो फैसले हैं वो शफाफ नहीं होने चाहिए। नहीं, अदालतों का इख्तियार नहीं है। आइन ने अदालतों को कहा है कि उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला करना है, और आइन बनाने का इख्तियार, तरमीम करने का इख्तियार असेंबलियों को दिया है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को नहीं है कि वो 26वीं आइनी तरमीम को हक या खिलाफ में फैसला करे। पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, आइन बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक चलना है। लेकिन आइन पर सवालिया निशान नहीं है? जो भी है वो पार्लियामेंट में बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। हम हामिद खान के दलाइल पर बात कर रहे हैं, आप चीजों को मिक्स ना करें। नहीं, मैं समझता हूं कि आज जो अदालत के फैसले ही थे तो 26वीं आइनी तरमीम और उस पर एतराज उठाती है तरीके इंसाफ को आज मखसूस ना देना हुकूमत की मर्जी है। देखिए, सवाल यह है कि अगर 2/3 अक्सरियत किसी के पास है वो आइन में तरमीम कर सकता है। बिल्कुल सादा सी 2/3 अक्सरियत कैसे मिल सकती है? चले, आज तो हम फैसले पे बात कर रहे हैं। 26वीं आइनी अक्सरियत के लिए है ना? मुझे आपके जज्बात की कदर है, लेकिन आज 27वीं आइनी तरमीम की खातिर है ना? नहीं, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं मखसूस नशिस्तें के फैसले पर। 26वीं आइनी तरमीम पे कोई और प्रोग्राम रख लेंगे, उस दिन कर लेंगे बात। आज ना, सब कुछ तो कनेक्टेड है। नहीं, कनेक्टेड नहीं है। आज जो फैसला है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला है। मखसूस नशिस्तों के यह फैसले मिलने के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा काफ़ी बदल गया है, जो पहले से। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून सिंपल मेजॉरिटी के करीब पहुंच गई है, जो लोग एक ही इफेक्ट देख रहे हैं कि जी 2/3 मिल गई, 2/3 मिल गई। आप ये समझें कि अब MQM और मुस्लिम लीग नून मिलकर अक्सरियत है। अब पीपल्स पार्टी की वो बाइंग पावर नहीं रहेगी जो पहले थी कि वो निकल जाएगी तो हुकूमत गिर जाएगी। आप ये बात JUI भी बेनिफिशियरी, आप समझें एक बात के निज़ाम मुस्तहकम हुआ। आज के फैसले से मुस्लिम लीग नून कम मजबूत हुई। वो जो एक कोलिशन गवर्नमेंट में हमें लगता था कि बिलावल के एक तकरीर पे हुकूमत गिर जाएगी, वो डर भी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मजबूत होगी। हाँ, अगली कोई तरमीम करनी है तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। वो उसके लिए तो पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबल हो ही जाती है, वो हो या ना हो, जमहूरियत की उसके लिए JUI आए या PTI के साथ मिलकर तरमीम की जाए। हो सकता है आगे कोई तरमीम ना की जाए, सारे काम तो हो गए हैं। मतलब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का फैसला भी हो गया है, मखसूस नशिस्तों का फैसला भी हो गया है। तो मुझे ऐसा कोई एजेंडा लगता नहीं जिसके लिए कल ही कोई नई तरमीम की जाए। 6 महीने साल बाद भी की जा सकती है, कोई इतनी जल्दी वाली बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इससे KP की PTI की हुकूमत ज़रूर ख़तरे में है।
उसके जो गैप था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि सारी मखसूस नशिस्तें वहाँ पर मिल गई। वहाँ की अपोजिशन को, जो वफाक की गवर्नमेंट है, JUI को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, शेरपाव को, सारी जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल गई। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आंखें टारगेट था, ज़्यादा आंखें KP पर रखनी पड़ेंगी। एक और काम जो होगा अब वो ये होगा कि जो सेनेट का इलेक्शन है KP वाला, वो हो जाएगा। जो रुका हुआ था या जो नहीं हो रहा था मखसूस नशिस्तों की वजह से, ये नोटिफाई होंगे तो मुझे अगले 8-10 दिन में सेनेट का, KP का जो सेनेट का इलेक्शन है वो होता नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है आज या कल इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा लोगों को, वो वहाँ चले जाएंगे। और उसके बाद हाँ ज़रूर अब उनके हलफ का एक मसला ज़रूर होगा KP में। आपको याद है लास्ट टाइम भी जब उनको नोटिफाई किया गया था तो उनको गंडापुर साहब ने और PTI ने उनको हलफ नहीं लेने दिया था और वहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई थी। वो अब देखने वाली बात है कि वो इनको हलफ लेने देते हैं या हलफ का क्या मामला होता है। वो कहेंगे हम 3 महीने इजलास ही नहीं बुला रहे, जब इजलास बुलाएंगे तब हलफ होगा। लेकिन टेक्निकल एक वो हलफ वाला मामला मुझे ज़रूर लगता है कि वो 2-3 माह लटकाया जा सकता है, महीना लटकाया जा सकता है। फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से ऑर्डर होगा कि इनसे हलफ लिया जाए। वो मुझे एक ज़रूर आईनी लड़ाई आगे नज़र आती है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वो लोगों को दोबारा हलफ लेने की कौमी असम्बली में ज़रूरत नहीं है, पंजाब असम्बली में ज़रूरत नहीं है, बलूचिस्तान में ज़रूरत नहीं है, सिंध में ज़रूरत नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी और मुस्तहकम हो गई, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास तो 2/3 आ गई, पंजाब असम्बली में बहुत मुस्तहकम हो गई, और बलूचिस्तान में भी हुक्मरान इत्तेहाद मुस्तहकम हो गया। KP में ज़रूर हुकूमत को, PTI की हुकूमत को डेंट पड़ा है, और उस डेंट पड़े को जो है वो आगे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखने में आएगी। इसीलिए शायद गंडापुर साहब ने बजट पास किया है कि ये फैसला आ जाए, तो वो इससे पहले करना चाहते थे। लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला था सबको उम्मीद थी कि यही फैसला आएगा, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। हर एक का ख्याल था कि आइन की करेक्शन होगी। पहले फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, 3 दिन को 15 दिन किया हुआ है, आज़ाद को डिक्लेयर किया हुआ है, लोग एक हलफनामा दे चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनसे दूसरा हलफनामा कैसे ले सकते हैं? हलफनामे पर हलफनामा नहीं जमा हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी तो ऑर्डर्स कर रही थी ना इलेक्शन कमीशन को कुछ, और इलेक्शन कमीशन उस वक्त क्या कर रहा था? टेक्निकल बात यह है कि एक हलफनामा एक MNA दे दे तो आप सुप्रीम कोर्ट उसको दूसरा हलफनामा देने का मौका नहीं दे सकता आइन के तहत। 3 दिन को 15 दिन, उस फैसले में बहुत सी जगह आइन से तजावुज़ था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बातें थीं जो आइन से तजावुज़ थीं, जिसे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अदलिया ने अपनी करेक्शन की है और आइन को उसकी असल हालत में वापस लेके आए हैं। हमें अदालती अहकामात से आइन बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत के अपने अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस इस पर एतराज़ उठा रहे हैं, और सबसे वैलिड पॉइंट तो यही है कि 13 जजेस के फैसले के खिलाफ 10 जो जज हैं वो बैठकर समाअत नहीं कर सकते। नहीं 7-5 से फैसला है, 12 का है, 13 में से अक्सरियती फैसला देखा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये आप जरा ना जो PTI के एलिगेशन है ना उन पे कोई राय ना बनाया करें, वो सियासी और आप बल्ले का निशान छीन लिया करें। नहीं क़यादत से महरूम कर दिया करें, लिया गया जैसे, और माइनस इमरान खान कर दिया करे, वो ठीक है। माइनस इमरान खान तो गंडापुर ने किया ना, हम कैसे कर सकते हैं? वो तो गंडापुर ने किया, वो आपका और गंडापुर का मामला है। वो ठीक है, वो जायज है, बल्ले का नहीं करना चाहिए था गंडापुर को। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, गंडापुर को नहीं करना चाहिए था। गंडापुर तो बाद में आए ना। नहीं, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले वही हुआ जब आपने सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से शेर का निशान छीना। उसके उस वक्त के सिनेरियो को अब से आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। 8 फरवरी का जो दिन जब आपके सामने था, अवाम ने अपनी राय दे दी थी। नहीं, जब मुस्लिम लीग नून के लीडर को आपने नाअहल किया, जेल में डाल के इलेक्शन कराया, आप वही हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो पहले नहीं हुआ। जिस तरह खान साहब इक़्तिदार में आए थे उसी तरह गए हैं। वो ये सब कुछ करके ही आए थे, इसके बगैर वो नहीं आ सकते थे। वो भी इसी तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास करवा के, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के जब RTS बैठा था, जब साकिब निसार रोज नए फैसले देता था, जब इतवार को अदालतें लगाता था, तो वो 26वीं आईनी तरमीम से ज्यादा बुरी शक्ल थी, क्योंकि वो गैर आईनी इक़दाम थे। फिर तरीके साहब कहती है RTS किसके लिए बैठा था? वो किसको जितवाने के लिए? जो थोड़ा सा मार्जिन था उसके लिए बैठा था, नून लीग को जितवाने। नहीं, वो तो जो ना बनता वज़ीर आज़म नए इलेक्शन का हुक्म दे देता, कहता धांधली हुई है, मैं ये तो उन्होंने खुद भी कन्फेस किया है कि गलत किया, तो बस फिर मान लेना चाहिए। जब मजे का टाइम हो तो गलती जायज नहीं ना हो सकती। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है
कि हुक्मरान इत्तेहाद को एक बड़ी फतह मिली है और जो हुकूमत है वो बहुत मुस्तहकम हो गई है और जो जमहूरियत उससे भी ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। जब हुकूमत मुस्तहकम है तो जमहूरियत भी जमहूरियत के अलंबरदार मुकम्मल हो गई है, पार्लियामेंट मुकम्मल हो गई है, जो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट थी वो मुकम्मल हो गई है। केपी में सेनेट के इलेक्शन की राह हमवार हो गई है, सेनेट भी मुकम्मल हो जाएगा, चारों सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और जो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट की एक दास्तान पाकिस्तान में पहली दफ़ा अदालती फ़ैसलों से चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ठीक है PTI को बहुत बड़ा धचका लगा है और मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला भी ख़त्म हो गया जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी थी, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वाकई आज हुकूमत की बड़ी फतह है और उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो है। चले मैं आसान लफ्ज़ों में पूछ लेती हूँ आपसे, अब क्या करने जा रही है मजीद हुकूमत? कुछ भी नहीं, हुकूमत करेगी। हुकूमत का पहला काम है हुकूमत करना और वो हुकूमत करेगी। मजीद तरमीम 27 अभी तो मुझे कोई फौरी ज़रूरत नहीं नज़र आती, और अगर हो जाती है तो किस लिए होगी? अगर कोई ज़रूरत महसूस होगी, अगर वो देखेंगे कि कोई काम कोई रुकावट पैदा हो रही है तो वो तरमीम कर सकते हैं। ये ताकत उनके पास मौजूद होगी और ये ताकत जो है बाकी सब इदारों को अपनी हदूद में रखेगी। ये जो इदारे हैं जब हदूद से तजावुज़ करते हैं उन्हें पता होगा अदलिया को कि अगर हम हदूद से तजावुज़ करेंगे तो वहाँ तरमीम हो सकती है। इदारे तो ना कहें ना, फिर इदारा कहें। नहीं, इदारे ही कह सकता हूँ, बहुत सारे इदारे आइन से तजावुज़ कर सकते हैं। पार्लियामेंट जितनी मजबूत होगी उतने इदारे अपनी हदूद में काम करेंगे, क्योंकि फिर उन्हें पता होगा पार्लियामेंट कानून बना सकती है, पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। हंग पार्लियामेंट जो है वो जो है एक्स्ट्रा जुडिशल हमें इक़दामात देखने को मिलते हैं, उसमें हमें अदालत की तरफ से जुडिशल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, हर वक्त तलवार लटकती रहती है। लेकिन मजबूत पार्लियामेंट जो है वो अदलिया को उसकी हदूद में रखेगी, बाकी इदारों को उसकी हदूद में रखेगी। वज़ीर आज़म मजबूत होगा, पार्लियामेंट मजबूत होगी, कैबिनेट मजबूत होगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मजबूत होगा इससे। और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन है कि वो अच्छी ऑपोजिशन करे, वो अच्छी ऑपोजिशन है, इत्तेहाद वाली पार्लियामेंट में बैठ के कभी आपकी बारी तो कभी हमारी बारी, मुस्बत ऑपोजिशन करे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करे और मुल्क। अब जो PTI के पास एक वाइल्ड कार्ड था ना, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाला, वो वाइल्ड कार्ड ख़त्म हो गया। अब जो PTI के पास एक वाइल्ड कार्ड था ना कि वो जी हम ये कर देंगे, निज़ाम तोड़ देंगे, अब वो निज़ाम तोड़ने की पोजीशन में नहीं रहे। Let's see. उन्हें इस निज़ाम के साथ ही जिंदा रहना है, इसी निज़ाम में ही उनकी आफियत है। देखिए वो एक ही काम कर सकते हैं, KP की असेंबली तोड़ सकते हैं, इसके बाद एक ही काम कर सकते हैं कि, लेकिन KP के जो PTI के MPs हैं वो पहले ही डर रहे हैं कि अगर हुकूमत चली गई तो हमारा क्या बनेगा। वो कहते हैं हमने बजट इस खौफ से पास किया है कि अगर हुकूमत चली गई तो क्या बनेगा। तो अवाम ने इसलिए तो वोट नहीं दिए थे ना, तो फिर वो जाने अवाम जाने ना। टेक्निकल बात यह है कि PTI के पास अब एक ही वाइल्ड कार्ड है, वो है KP असेंबली तोड़ने का, और हुकूमत KP में असेंबली इलेक्शन कराने के लिए तैयार है फौरी तौर पे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया फैसला नहीं दिया। जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया था वो फैसला उन्होंने बहाल किया है। जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने का किया था, उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल किया है। और इसका मतलब है तीन अदालतों ने ये फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट के में नजर सानी में ये फैसला हुआ है। तीन अदालतों से पर काम करती है तो सबको पता है। 3 अदालतों से मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलने का, हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने का फैसला हुआ है, एक अदालत से नहीं हुआ। एक अदालत ने सिर्फ PTI को देने का फैसला किया। अदालतों में जवाब पैदा किया गया है। नहीं, अदालतों में राहें हमवार की गई हैं इस फैसले को सारी PTI अपने हिसाब से, सारी PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निशान पर इलेक्शन लड़ लेती, किसी ने रोका था? वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, घोड़े पे वो भी लड़ लेते हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात DGISPR के हवाले से, जिन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया है और सहाफ़ी ने सवाल इमरान खान के हवाले से किया और फ़ौज का सियासत में जो किरदार है उसके हवाले से सवाल किया, जिस पर DGISPR ने कहा कि बराए मेहरबानी
फ़ौज को सियासत से अलग रखा जाए, इसमें मुलव्विस ना किया जाए। मुज़म्मिल साहब, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। जब से बानी पीटीआई जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ पिंडी से बात करूंगा, सिर्फ फ़ौज से बात करूंगा। फ़ौज जवाब में कहती है कि हम किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे या हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हुकूमत से बात करें। ये डेडलॉक हमें पिछले 2-3 साल से नज़र आता है। बानी पीटीआई ख़त भी लिखते हैं आर्मी चीफ़ को, आर्मी चीफ़ कहते हैं नहीं मिले, और अगर मिलेगा तो वज़ीर आज़म को भेज दूँगा, मैं क्यों पढ़ूँगा उस ख़त को। तो ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन ये है कि एक फ़रीक फ़ौज से बात करना चाहता है लेकिन फ़ौज उससे बात नहीं करना चाहती। हमारे बहुत सारे लोग दोस्त कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान। मैं उनको बार बार ये समझाना चाहता हूँ कि कप्तान डट के नहीं खड़ा, डट के तो फ़ौज खड़ी है जो कहती है हमने बात नहीं करनी। कप्तान तो बात करने के लिए मिन्नतें शिन्नतें करता रहता है, ख़त लिखता है, मिन्नतें करता है, कहता है मैं पिंडी से बात करूँगा। तो पिंडी का फैसला है ना कि हमने बात नहीं करना। तो जो जिसका फैसला है कि मैंने बात नहीं करना, डट के वो खड़ा है, या जो मिन्नतें कर रहा है बात करने की वो डट के खड़ा है। अच्छा, कुछ मोतबर सहाफ़ी तो क्लेम करते हैं कि डील तो ऑफ़र की गई है इमरान खान साहब को 2 बार 3 बार। नहीं, एक दफ़ा भी ऑफ़र की जाती तो फ़ौरन ले लेते हैं। मेरा ये ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ है कि जिस तरह के वो ख़त लिखते हैं, जैसे वो बात करना चाहते हैं, एक दफ़ा भी अगर देखिए ना, सुबह 7 बजे अगर सिर्फ आज़म स्वाति को भेजा जाए तो वो बात मान लेते हैं। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हो तो वो उसको खुशाइन करार दे देते हैं। उन्होंने डील को अब आपसे मैं यही पूछ लेती हूँ कि भेजने वाले कौन होते हैं? आप तो कह रहे हैं डील के लिए तो ऑफर होती नहीं, तो भेजने वाले वो हैं, हुकूमत है। गेट कौन खुलवाता है? अडयाला जेल का हुकूमत जो कहती है जलसा ना करें, वो समझते हैं कि फौज ने भेजा हुकूमत मोहसिन नकवी को भी बहुत पैगाम देती है। मोहसिन नकवी बहुत दफा आप मोहसिन नकवी को कभी हुकूमत समझ लें, कभी फौज समझ लें, लेकिन मोहसिन नकवी अच्छा चलें, आप सुनवाएं मुझे, आप सुनवाएं जी, क्या कहा है डीजी? चलें जी। We have been absolutely clear on this. It is for the politicians to talk with each other. And it is, और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया जाए। We are not interested to talk to political parties. We talk with the government state of Pakistan, which is composed by the political parties as per the constitution of Pakistan. बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्विस ना करें। दूसरा वो ये कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात से बात करें, हम हुकूमत से बात करेंगे। हुकूमत अगर सियासी जमात की है, पार्लियामेंट की है, तो वो एक अलग बात है। हम इनफरादी तौर पर सियासी जमातों से बात करने में यकीन नहीं रखते। मेरे ख्याल में ये पैगाम जो है ना, ये फिर पीटीआई और बानी पीटीआई के लिए है कि साडा दरवाज़ा ना खड़काओ। तो फिर किसका खड़काएं? हुकूमतें बनाता गिराता कौन है पाकिस्तान में? वो कहते हैं हुकूमत से बात करें, सियासी जमातें आपस में बात। हुकूमत को खुद पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ हुकूमत के हाथ में है। क्या चीज़ हुकूमत के हाथ में? ज्यादती है ना, ये तो ज्यादती है। नहीं, देखिए जी, सब कुछ हुकूमत के हाथ। जब फौज कहती है हुकूमत से बात करें तो फिर ताकत तो हुकूमत के पास चली गई ना। जब वो कहते हैं कि हमारे से ना बात करें, हुकूमत से बात करें, फिर ताकत तो हुकूमत के पास चली गई ना। मैंडेट तो हुकूमत को दे दिया उन्होंने बात करने का। और हुकूमत बार बार कहती है कि ठीक है हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पीटीआई कंसीडर नहीं करती हुकूमत को। वो कहते हैं कि ये इनके हाथ में है, कुछ नहीं। 10 साल भी गुजर सकते हैं, इस तरह तो 10 साल भी गुजर सकते हैं। मतलब इसीलिए गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि अपना टेन्योर पूरा करेगी। अभी तक जो पॉलिसी है पीटीआई की, मुझे लगता है 2 टेन्योर पूरे पीटीआई खुद नहीं चाहती। देखें, जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के कुछ रिजॉल्व नहीं करती, और जब तक यही दौड़ है कि कौन ज्यादा फौज के करीब है, तो मान लिया फिर ये दौड़ तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। ये तो हकीकत आपने तस्लीम कर ली। मैं ये अब आपको ये दौड़ तो मुंह से निकली है बात। ये दौड़ तो फिर अभी इमरान खान बहुत पीछे है इसमें, क्योंकि वो खत लिख रहा है, करनी नहीं आती, उसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती है। देखो जी, वो कहते हैं कि हमारा काम है। अब वो जेल से बैठ के सियासत कर रहा है, अब वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा, डील की तरफ तो वो जाने का नाम लेता ही नहीं है। अब क्या करें? उसकी बहन कहती है मेरा भाई माइनस हो गया, कोई और तो नहीं कहता। उसकी पार्टी उसकी बात नहीं मान रही। नहीं, उन्होंने कहा आपने मान लिया, सर्वे करा ले, इलेक्शन करा ले।
सर वो केपी असेंबली में सर्वे हो गया ना, जब इमरान खान की हदायत के बरक्स बजट पास हो गया तो सब ने इमरान खान को माइनस करके ही पास किया ना। वो सर्वे है ना, वो सर्वे गंडापुर साहब की जो बड़के हैं ये मेरे ख्याल से सिर्फ अपने लिए हैं। किसकी? गंडापुर साहब के जो बड़के हैं सिर्फ अपने लिए हैं। नहीं, एक नहीं, कब्र खोदोगे तो क्या करेंगे? नहीं, टेक्निकल बात ये है, मैं चले हम आज पीटीआई पे तो बात नहीं कर रहे, वो फिर कर लेंगे। फिलहाल हम DGISPR के इंटरव्यू पे बात करें। असल में आपको पीटीआई पे बात करने का, आपको सहाफी ने जितने सवाल किए हैं वो कहीं ना कहीं से पीटीआई से रिलेटेड हैं। नहीं, हम DGISPR के जवाबात पर बात कर रहे हैं ना, हम पीटीआई की सियासत पर तो आज बात नहीं कर रहे ना। लेकिन सहाफी के सवाल इसी से मिलते जुलते थे। नहीं, उन्होंने उसके सवाल है कि DGISPR से भी सवाल किया गया कि क्या वजह है कि मुल्क में जब कभी सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है तो सियासी अदम इस्तेहकाम, फौजी क़यादत का नाम आता है। सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, अदम इस्तेहकाम पैदा। हाँ, तो जवाब ये था, मेरा ख्याल है कि ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी क़ुव्वतों से पूछना चाहिए जो उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो सभी सियासी जमातें करती हैं। कौन एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेता? कौन एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लेता? वो कहते हैं हमसे क्यों पूछते हैं, जाके उनसे पूछें जो ये इल्जाम लगा रहे हैं। जिसने इल्जाम लगाया उसी ने साबित करना है ना जी। ये आप खान साहब वाली सियासत ना करेंगे, जिस पर इल्जाम लग गया वो साबित करें। मैं तो नून लीग वाली सियासत भी कर रही हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी वाली भी सियासत कर रही हूँ। नहीं, आप खान साहब अपने अपने दौरे इक़्तिदार में एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या-क्या बोलते हैं। बहुत अहम बात की है उन्होंने, जबरी गुमशुदगियों पे बहुत अहम बात की है। मेरे लिए थोड़ा आप समझें। और मैं समझता हूँ कि ये दूसरा हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा BBC चला चुकी थी, ये दूसरा हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं जो यूरोप से चल रहे हैं और बलूचिस्तान में वसी पैमाने पर पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को वो फैलाते हैं, इनको रॉ स्पॉन्सर करता है और जो कहते हैं कि वो ग्राउंड पोजीशन को इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे डिसइंफो लैब है जो चाहे वो, उन्होंने इंडियन कनेक्शंस की बात की है, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह तनाज़ा नहीं है, बलोच, पंजाब, पख्तून, कश्मीर, सिंधी हम सब एक हैं, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा ये जो BLA CLA है ये फर्जी कहानियाँ बनाती हैं और इनमें मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान पर फ़ौज जितनी वाज़े और स्ट्रेट पॉलिसी से आ रही है ये इस इंटरव्यू में भी नज़र आता है। और उन्होंने बात की है सोशल मीडिया के हवाले से जो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक है या पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात के लिए जो अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं उस पर भी उन्होंने बात की है और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने क्लियर किया कि स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों का शिकार लोग अपना जहन साफ कर लें। ये आपके बारे में विच इज वेरी गुड। ये आपके बारे में उन्होंने कहा है। ये जो दुश्मनों के बारे में आपके बारे में उन्होंने कहा है कि आप भी स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों का शिकार हैं। ये उन्होंने आपके बारे में कहा है। मैं बिल्कुल गलत फहमियों का शिकार नहीं हूँ। ये जो स्ट्रेटेजिक गलत फहमियां हैं बलूचिस्तान में मौजूद, आज आर्मी चीफ साहब ने भी दो बड़े इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आज आर्मी चीफ साहब ने भी दो बहुत अहम खिताब किए। एक तो वो जो नए अफसर आए हैं उनसे मिले हैं जी। और इंडिया के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है आर्मी चीफ का। और उन्होंने भी कहा है कि हिंदुस्तान को भी वाज़ेह पैगाम है कि उसकी इजारादारी ना पहले कबूल थी और ना आइंदा कबूल करेंगे। जो दहशतगर्दी इंडिया के अंदर हो रही है, आर्मी ये फील्ड मार्शल ने ये भी क्लियर किया है कि वो जो उनका माइनॉरिटीज के साथ सलूक है ना, इसकी वजह से उनके अपने मुल्क में दहशतगर्दी। वैसे कल SCO में पाकिस्तान को बहुत बड़ी शंघाई में तंजीम में कामयाबी हुई है, उसमें बलूचिस्तान की दहशतगर्दी का जिक्र आया है एलामिया में। भारत पहलगाम का जिक्र लाने में नाकाम हुआ है और फिर भारत वहाँ से मुश्तरका एलामिया पे दस्तखत किए बगैर भाग गया है और सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए हैं, जो मेरे ख्याल में एक अच्छी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। वेरी गुड डेवलपमेंट। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तान की पहचान को अपनाएं। मतलब हम सबको ये कहना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये जो हम इलाकाई पहचान की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मैं कोई इसके ये नहीं कह रहा कि मैं उसे डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि मैं पाकिस्तान, सिंधी, बलोची और पठान, ये पंजाबी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वो अफसर हैं जो नए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आए हैं, जो नए अफसर बन रहे थे ब्यूरोक्रेसी के, उनसे वो खिताब कर रहे थे। मेरे ख्याल में एक फ़ौज और सिविल का आपस में राब्ता भी होना चाहिए। इसी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कोई फ़ौजी अफसरान, कोर कमांडर, जनरल्स जो हैं
वो यूनिवर्सिटियों में तलबा के साथ इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों कोर कमांडर लाहौर भी एक यूनिवर्सिटी में थे, PDGISPR भी गए थे, हम भी एक प्रोग्राम शूट किया कोर कमांडर कोयटा का मुख्तलिफ बच्चों के साथ बातचीत का। तो मेरे ख्याल में ये जो इंटरेक्शन है आर्मी का विद द सिविलियंस, ये भी अच्छी चीज़ है। एक दौर में ये बहुत टैबू था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए और मैं समझता हूँ अच्छा है। ये भी कहा है आर्मी चीफ ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती निज़ाम नस्क चलाने में कलीदी किरदार है। नौजवान अफसरान दयानत, पेशा और हुब्बुल वतनी को शार बनाए। और टेक्निकली एक दौर में ना पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान बहुत जो था ना हैंड एंड ग्लव्स थे, लेकिन फिर गैप भी आया दरमियान में बहुत ज़्यादा। और अब मेरे ख्याल में उस गैप को ब्रिज करने की और वो गैप लाने की बेसिक वजह नैब थी। जब नैब से अफसरान, सिविल अफसरान पर क्रैकडाउन हुआ, अफसरान को पकड़ा गया, तो अफसरान में इस हवाले से नाराज़गी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्निकली जो है ये अब जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए आसिम मुनीर साहब ने उनको बुलाया है और उनसे बात की है। और मैं समझता हूँ जो फ़ौजी अफसरान स्टूडेंट से बातचीत करें तो एक इंटरेक्शन और डायलॉग हमें सोसाइटी में नज़र आ रहा है बिटवीन द फ़ौजी क़यादत एंड द सिविल सोसाइटी, जो अपनी जगह एक अच्छी बात है। बिल्कुल। और इस मौके पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज इलाकाई अमनो इस्तेहकाम की ज़ामिन है और हम आहंगी की असास है, सबको मिलकर अब काम करना होगा पाकिस्तान की बका के लिए, विच इज़ वेरी गुड। ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात ईरान इसराइल हमले के बाद जो सालिसी डोनाल्ड ट्रंप ने कराई थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। आयतुल्लाह खामेनी का एक वीडियो पैगाम भी जारी हो चुका है, जिसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में इसराइली वज़ीर दिफा का ये बयान कि टारगेट तो करना चाहते थे आयतुल्लाह खामेनी को, लेकिन वो क्योंकि ज़ेर ज़मीन मौजूद थे इसीलिए इस हमले में नाकाम हो गए। इस पर बात करेंगे, मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, मैं समझ नहीं पा रही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक के बाद एक स्टेटमेंट बाउंस बैक हो रही है। पहले भी जो एक अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, पहले उसकी वो तरदीद कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता किसी भी किस्म की इस रिपोर्ट को कि जो ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला अमेरिका ने किया था वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग हमला था और ईरान की सूरत हाल हमारे सामने है, पूरी दुनिया के सामने हकाइक हैं। और उसके बाद अब इस तरह की स्टेटमेंट, ईरान ने तो कहा है किसी किस्म के मुज़ाकरात वो नहीं करेगा। अब एक बात के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस खबर को कैसे जस्टिफाई करें? मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होंगे, और चाहे ट्राईपार्ट हों, बीच में कतर मौजूद हो, जैसे पहले ओमान में हो रहे थे, ओमान ट्राईपार्ट मुज़ाकरात हों, लेकिन अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात तो होंगे। देखें, अगर अमेरिका का कराया हुआ सीज़ फायर ईरान को कबूल है तो फिर मुज़ाकरात भी होंगे, वरना ईरान सीज़ फायर ना करता अपने अमेरिका की शर्तों पे नहीं सर, सीज़ फायर की शर्त ये है कि ईरान ने मिसाइल चलाने बंद कर दिए ना, क्योंकि इसराइल ने भी स्टॉप किया। तो फिर इसका मतलब है अमेरिका ने इसराइल को स्टॉप किया, ईरान को स्टॉप किया, अमेरिका ने दोनों को स्टॉप कर लिया, दोनों ने अमेरिका की बात मान ली। वरना ईरान कहता है हम सीज़ फायर नहीं मानते, हम लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसा तो नहीं कहा ना ईरान ने कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो सीज फायर अगर उनका चल गया है तो फिर मुज़ाकरात भी चलेंगे। देखें, मुज़ाकरात में बड़ी सिंपल डील वो ऑफ़र कर रहे हैं कि सैंक्शंस लिफ्ट करने की बात है, जो $6 बिलियन ईरान के फ्रीज हुए हैं वो देने की बात है, $30 बिलियन उनके सिविल न्यूक्लियर किल की कॉम्पनसेशन की बात है। तो इट्स अ विन विन डील अगर ईरान, लेकिन उसके बदले में जो शराइत सामने रख रहा है अमेरिका, वो तो शराइत नाकाबिले कबूल है ना ईरान के लिए। मतलब क्या इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद क्या करे, अब कैसे गिरवी रखवा दे? वो कह रहे हैं आप सिविल न्यूक्लियर अपना चलाते रहें, तो वो सिविल न्यूक्लियर अपना चलाते रहेंगे। बम वो पहले भी नहीं बना रहे थे, बम वो अब भी नहीं बनाएंगे। पहले भी वो बम बनाने, उनका तो ऐलान था ना हम बम नहीं बना रहे, हम पुरअमन मुल्क हैं, तो अभी भी उन्होंने ये कहा, अभी वो यही कहेंगे। तो मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में अगर ये ईरान अमेरिका डील ना हुई तो खित्ता दोबारा जंग की तरफ जाएगा, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, जिसका ईरान भी मुतहम्मल नहीं हो सकता। ईरान को भी अब अमन का रास्ता लेना है। ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है, आप देखें ईरान की बहुत लीडरशिप का नुकसान हुआ है, इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। 41,000 घर बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, $6 अरब का इसराइल का भी नुकसान हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ईरान का, लेकिन ईरान का भी नुकसान हुआ है। तो टेक्निकल बात यह है कि मशरिक़ वस्ता को अमन देने के लिए सारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक, मतलब आज शहबाज शरीफ साहब का भी
को भी मार्को रूबियो का फ़ोन आया जी। वो सबको फ़ोन कर रहे हैं कि ईरान को समझाएं कि वो डील पे आ जाएं, मेज़ पर आ जाएं। तो जब सब ममालिक मिलकर कहेंगे तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई रास्ता बनेगा। आफ्टर सारी जिसने भी ईरान का साथ दिया है, ईरान इखलाकी तौर पर उनकी बात सुनने का पाबंद तो है ना। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों मुज़ाकरात की मेज़ भी होगी और डील भी होगी। मुझे दोनों चीज़ें पॉसिबल नज़र आ रही हैं, क्योंकि सीज़ फायर को कंटिन्यू रखने की यही एक बेहतरीन रास्ता है। अदरवाइज़ ख़ित्ता दोबारा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। अभी भी देखें, खामनाई साहब मंजर आम पर नहीं आए हैं। उनका वीडियो पैगाम आया है, लेकिन वो खुद मंजर आम पर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी हकीकी अमन नहीं हुआ है। ही कैन बी अ पोटेंशियल टारगेट। अभी तो उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया ना कि अगर अब इसराइल हमला करने का सोचेगा तो फिर ईरान का जवाब इससे ज़्यादा सख्त होगा। देखिए, इससे ज़्यादा सख्त सारे मिसाइल फिर मिसाइल मारने शुरू कर देंगे। मैं मानता हूँ ईरान के मिसाइल इसराइल को हिट करते हैं, इसराइल की बमबारी ईरान को हिट करती है, ईरान के मिसाइल इसराइल को हिट करते हैं, दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, इसमें ऐसी बात और जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अमन की तरफ जाना है, यहाँ तो ईरान सीज फायर को मानता ही ना और कहता जी हम नहीं मानते, अमेरिका ने हम पर हमले किए हैं, हम अमेरिका का सीज फायर नहीं मानते। लेकिन अगर आप अमेरिका का कराया हुआ सीज फायर मानते हैं तो फिर आप अमेरिका के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि उसका कराया हुआ सीज फायर मान लेंगे लेकिन उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। आपने अमेरिका ने कहा, आपने कहा हमने जवाब में मिसाइल मारने हैं, अमेरिका ने कहा मार के सीज फायर कर लें। एक आपको फेस सेविंग भी दी है अमेरिकन। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होंगे, ईरान अपना टाइम लेगा टेबल पे आने के लिए। वो टाइम में देखें ना, अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कहा हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ईरान में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त दोनों पार्टियों को है, इसराइल को भी अमन की तलाश है क्योंकि उसका भी बहुत नुकसान हुआ है, ईरान को भी अमन की तलाश है, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है दोनों को अमन की तलाश है और अमेरिका जो है वो अमन दे सकता है। अगर अमेरिका के साथ एटॉमिक डील हो जाए ईरान की तो फिर ये एक नो वॉर जोन भी बन सकता है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, फोर्डो, नतन्स और अस्फहान, इन जौहरी तनसीबात की क्या हकीकत है? देखिए फर्दू, ईरान को ये बात सूट करती है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर ईरान ये कहता है कि हमारा न्यूक्लियर बाकी है, अगर बाकी भी है। अगर बाकी भी है तो ईरान को कहने की क्या जरूरत है? अगर ट्रंप ये कहता है कि वो तबाह हो गया तो ईरान के जी तबाह हो गया, बात खत्म हो गई। तो पूरी दुनिया देख रही है, अब तो हकायक छुपाई नहीं सकते आप पूरी दुनिया से। ईरान, अमेरिका ने कहा कि हमने तबाह कर दिया है, तो क्या पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रहा? अच्छा नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते रहे हमने तबाह कर दिया है, तो ईरान ने ये एस्टेब्लिश करके कि वो तबाह नहीं हुए क्या हासिल कर लेगा? मतलब अगर ईरान के पास 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है तो ईरान ने उसको सेफ रखे अपने पास। जब अमेरिका कह रहे हैं कि अब आपके पास नहीं है, आपका हमने सब कुछ तबाह कर दिया, ईरान के जी बिल्कुल तबाह कर दिया, आइए हमारे पास तो अब कुछ नहीं है। आप मेरी बात समझे ना, ये तो ईरान को सूट करता है ना। ये तो मैं समझता हूँ कि वो ईरान के हक की बात कर रहे हैं कि तनाज़ा खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं ईरान के पास कुछ नहीं है तो डील कर लें, बस ठीक है, ईरान के पास जो है वो रख ले। वो कौन सा कह रहे हैं ईरान के पास है अब वो हमारे वाले करे, वो कहते हैं हमने तबाह कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं तो अमेरिका भी कभी कहता है कि हाँ नहीं है इनके पास, और फिर कभी कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें हमला करने का जवाब मिल चुका है। देखें आप उनके सीआईए की सबकी रिपोर्ट्स, बल्कि आपको पता है सीएनएन की वो जो रिपोर्टर है नताशा, जिनके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्हें ड्रैग लाइक अ डॉग करते हुए उन्हें निकाला जाए, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के और सीएनएन के रिपोर्टर्स को फायर करने के लिए कैंपेन चलाई हुई है। कल उन्होंने कहा गुड न्यूज कमिंग, दे आर फायरिंग देम, पर अभी तक फायर करने के अहकामात नहीं आए। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जो कह रहे हैं वो ईरान के हक में है कि ठीक है, आगे ईरान के जी कि हमारा, आप कहते हैं ना हमारा तबाह हो गया, बस ठीक है आ जाए, अब आपने हमसे क्या लेना है। मुझे ये लगता है कि ईरान को इसमें से एक सेफ एग्जिट लेना चाहिए। मतलब ईरान को अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली, खत्ते में इस्तेहकाम, देखो हमें भी वॉर जोन में नहीं रहना पाकिस्तान को। अगर ईरान में अमन होता है, ईरान की लड़ाई नहीं होती, ईरान पीस की तरफ जाता है, ईरान पर सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो ये ईरान के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। अब वो कहते हैं हम रजीम चेंज चाहते ही नहीं है, पूरी जंग इसी के लिए थी। देखिए रजीम चेंज सिर्फ हो सकता था अगर ईरान के लोग खामनाई के खिलाफ उठ जाते। हाँ, जो समझ रहा था इसराइल, जिस ख्वाब में था। इसराइल की फौजों ने आके रजीम चेंज नहीं करना। इराक में तो अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी, वो आ गई थी, उन्होंने सद्दाम को पकड़ लिया। लिबिया में
इन हाउस इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया कि लोग कजाफी के खिलाफ निकल आए। ये ख्याल था कि खामनाई के खिलाफ भी लोग निकल आएंगे इतनी जंग में, इतनी बड़ी जंग में, और लोग कहेंगे खामनाई से जान छुड़ानी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सद्दाम हुसैन और कजाफी का कंपैरिजन आयतुल्लाह खामनाई से कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं कर रहा, अमेरिकन कर रहे थे। मतलब मैं नहीं कर रहा, थ्योरी पीछे ये थी ना, वो उनकी थ्योरी गलत साबित हो गई, मैं उनकी थ्योरी पेश कर रहा हूँ कि वो ये सोच रहे थे कि तेहरान या ईरान के लोग जो हैं वो अमन के लिए कहेंगे कि हमें खामनाई साहब जंग में ढकेल रहे हैं तो हम अमन के लिए। लेकिन लोग देखें, वहाँ जितना बड़ा जुम्मे का इज्तिमा हुआ जंग के दौरान, उसने ईरानियन पीपल का रिजॉल्व जाहिर किया कि वो खामनाई रजीम के साथ खड़ा है। ट्रू। तो उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने रजीम चेंज को वक्ती तौर पे तो ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि कोई वहाँ खामनाई साहब के ख़िलाफ़ बड़ा मुजाहरा नज़र नहीं आया। हालांकि पासदारान इनकलाब के तो उन्होंने 20 जर्नैल मार दिए, साइंसदान मार दिए। आपको अंदाजा है कि ईरान में किस कदर मोसाद इसराइल के जासूस भरे पड़े हैं? नहीं, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन वहां पे चल रहा है, और अभी तक जासूस इस कदर पकड़े जा रहे हैं, कईयों को फांसियां लगा दी गई हैं, कईयों को अभी तक कैद किया हुआ है। तो ऐसे में कैसे मंजर आम पर आ जाए? मैं कौन सा कह रहा हूँ पब्लिक में आ जाए? मैंने कब कहा है कि आके तेहरान में जलसा आम से खिताब कर लें, लेकिन आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस देते हैं जंग के बाद। ईरान फिर कैसे जीत गया इतनी बड़ी जंग, और कौन ऑपरेट कर रहा है ईरान को? सर, ईरान की मुज़ाहमत, ईरान के मज़ाइल, ईरान की फ़ौज, ईरान के अवाम ये जंग जीते हैं अपने हिम्मत, हौसले और बहादुरी से। उनके लीडर की वजह से ऑब्वियसली। ठीक है ना, उनके मिज़ाइलों ने जाके इसराइल को हिट किया है तो इसराइल सीज फायर पे माना है। अगर ईरान के मिज़ाइल इसराइल को हिट ना कर रहे होते तो इसराइल भी सीज फायर पे ना मानता, और अगर इसराइल की बमबारी ईरान को हिट ना कर रही होती तो ईरान भी सीज फायर पे ना मानता। दोनों का नुकसान हो रहा था तो दोनों सीज। ये ऐसी है जैसे पाक भारत में इंडिया सीज फायर पे क्यों माना? क्योंकि इंडिया का नुकसान हो रहा था जब हम अल-फतह मिसाइल चला रहे थे, और भारी नुकसान। अगर इंडिया का नुकसान ना हो रहा होता तो इंडिया सीज फायर पे मानता? कभी अमेरिका के पास ना जाता। अच्छा, वो तो पहले कह रहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और अमेरिकन भी कह रहे थे हमें जरूरत नहीं है, हमारा मामला ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि दोनों को टेबल पे आना होगा अगर इस अमन को चलना है, अगर इस सीज फायर को चलना है। क्योंकि अगर इसराइल के जहाज हवा से वापस बुलाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान पे बमबारी नहीं करनी, अगर उसने गॉड ब्लेस ईरान का ट्वीट किया है, अगर उसने लॉन्ग लिव ईरान का ट्वीट किया है, तो फिर ये टेबल पर मुज़ाकरात होने हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर दोबारा लड़ाई होगी। लिहाजा मुज़ाकरात में दोनों फ्रीकैन का फ़ायदा है। किसी भी सूरत में इसराइल, जहां तक मुझे लगता है कि अटैक ईरान को करेगा। ईरान बात मान ले तब भी, ना माने तब भी। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके इसराइल के उठाना पड़ी है ईरान को। नहीं, आपके इसराइल के 52 जहाज डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पर वापस आए हैं या नहीं आए हैं? तो उसके बाद इसराइल को अंदाजा था कि ईरान क्या कर सकता है। नहीं, और कितना नुकसान उन्होंने जब जहाज भेजे थे तो बमबारी के लिए भेजे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि मेरे सीज फायर की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुस्सा भी तो किया नेतन्याहू पे। खैर, टाइम चूंकि कम था तो खत्म हो चुका। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को भी इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।